हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुलेन आनंद सर और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर का, जिसमें हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम पढ़े थे। इस वीडियो में हम देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, सामूहिक अपनेपन का भाव। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से भारत में एक होने का भाव यानी नेशनलिज्म का भाव जो था आगे बढ़ रहा था। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिंस टू बिलीव that they all are the part of same nation, when they discovered some unity and binds them together। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में इस तरह से शुरू हुई कि सभी लोग अपने आप को एक राष्ट्र का हिस्सा मानने लगे, और जब लोगों के बीच में एकता की भावना आई और सब एक साथ आए, सब एक दूसरे को बांधने के लिए एक साझा भावना से जुड़ गए थे। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। लेकिन लोगों के दिमाग में राष्ट्र की भावना किस तरह से थी, हम इस बात को इसमें देखेंगे। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों में लोगों ने सामूहिक अपनेपन का भाव किस तरह से विकसित किया। इस वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामूहिक अपनेपन का भाव आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी प्रक्रियाएं भी थी जिसके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत और चित्र और प्रतीक चिन्हों सभी ने राष्ट्रवाद के सपने को साकार करने में अपना योगदान दिया था। द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू नो इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन अ पिक्चर इमेज। एक तस्वीर के माध्यम से जो राष्ट्र की भावना था उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। इससे लोगों में एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिली जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भारत माता के रूप में होने लगी थी। द इमेज वाज फर्स्ट बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1970s। ही रोट वंदे मातरम एज अ हिम्न टू द मदरलैंड। तो अपने आनंद मठ नामक किताब में 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता को दर्शाया था और उन्होंने वंदे मातरम नामक गीत गाया था, गीत उसमें लिखा था जो बाद में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बन गया। और स्वदेशी आंदोलन में इस गीत को बहुत ही ज़्यादा लोग गाते थे और एक तरह से यह वंदे मातरम गीत राष्ट्रवाद की भावना का प्रतीक बन गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। इस पेंटिंग में एक सन्यासिन के रूप में भारत माता को दिखाया गया था जो बहुत ही शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि कई रूप ग्रहण करती चली गई। यह मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रवाद में आस्था के रूप में देखा जाने लगा था। Idea of the nationalism also developed through the movement to received Indian folk layer। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन के रूप में भी मजबूत हुआ। 19वीं शताब्दी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा गाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया।
वे लोकगीतों और जनश्रुतियों को एकत्र करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। इन लोगों का मानना था कि ये जो हमारी परंपरागत कहानियाँ हैं वो हमारी संस्कृति को उजागर करती है। जो बाहरी ताकतों, जो बाहरी भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है बाहरी ताकतों के कारण, उसमें ये अपने अतीत का अतीत के गौरव के रूप में दिखाना चाहते थे। और बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक कथा, गीत और बाल गीत के माध्यम से इसको इकट्ठा करने लगे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में टेरेसा शास्त्री ने द फॉल्कलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। As the national movement developed, nationalist leaders become the more and more aware of such icons and symbols by unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. तो जिस तरह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, जो राष्ट्रवादी नेता लोग थे वह भी इन प्रतीक चिन्हों और इन आइकनों को लोग के बीच में ले जा रहे थे ताकि उससे उनको राष्ट्रवाद के प्रति इंस्पायर कर सके, प्रेरित कर सकें। During this स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल a tricolor flag रेड, ग्रीन एंड येलो was designed। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक झंडा बनाया गया था जिसमें लाल, हरा और पीले रंग से डिजाइन बनाए गए थे। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को प्रतिनिधित्व करने वाले कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 ईस्वी तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी जो स्वदेशी स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह थामे चलना लोगों के द्वारा शासन की यानी सरकार की अवज्ञा का प्रतीक बन गया था। सिंबल ऑफ डिफेंस बन गया था। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। जो अंग्रेज की नज़रों में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे, उन्होंने अपना शासन खुद, उन्हें लगता था कि भारत के लोग अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के पतन के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को भारत में अतीत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने पर का आह्वान किया गया। कंक्लूजन, निष्कर्ष। A growing anger inside the colonial movement was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for need in the first half of the 20th century। अंग्रेज सरकार के खिलाफ 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समूहों और वर्गों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष का भाव आ रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन से समाहित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं
और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायत बहुत व्यापक थी और औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबने अपना अपना अर्थ निकाला था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने के लिए प्रयास किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर कभी कभी बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छू लेने के बाद यह बिखराव आंतरिक चरणों में आ जाते थे। इन द अदर वर्ड, what was the emerging was a nation with many voices wanting freedom from the colonials। संक्षेप में जो राष्ट्रवाद उभर रहा था, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले बहुत सी आवाज़ों का वह एक समूहीकरण था। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने नेशनलिज्म की भावना किस तरह भारत के लोगों में आ रहा था, किस तरह से वे अपने आप को अतीत से जोड़ रहे थे और वह गौरवशाली अतीत के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा देश कोई पिछड़ा देश नहीं था। हमारी जो कला, संस्कृति, हमारे विज्ञान वो काफ़ी आगे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको कमतर दिखाया और जब हमारा उस गौरवशाली इतिहास का पतन हुआ तब हम गुलाम हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो के बाद हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।